नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में अब तक हम लोग दृष्टि IAS संस्थान के UPPCS के 12 पेपर सॉल्व कर चुके थे और इसके साथ ही UPSC के 18 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि ही IAS संस्थान का एक और UPPCS से रिलेटेड पेपर संख्या 13, जो UPPCS फुल लेंथ का पेपर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, UPPCS का एग्ज़ाम अगले 17 मार्च को है, यानी अब ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। तो आप इन पेपरों को बार बार रिवाइज़ करिए और इनके जो आपके डाउट्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, आपका इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इसके साथ ही इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उस पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पुनः प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अब अपना अगला पेपर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद GDP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1, नॉमिनल GDP वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। 2, वास्तविक GDP वर्तमान वर्ष में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहा है ना 1 है ना 2 हैं, केवल 2 हैं। ऑप्शन सी बता रहा है केवल 1 है। ऑप्शन डी बता रहा है 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की गई है इस पर देखते हैं हम लोग और इसे ध्यान से करिए। तो पहले आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब तक आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस लगा चुके हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नॉमिनल GDP जो है वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन की मौद्रिक मूल्य होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी जो कीमत होती है उसके ही आधार पर ये निर्धारित किया जाता है। वास्तविक GDP अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान वर्ष में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करता है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें वास्तविक GDP के बारे में, तो वर्तमान वर्ष की मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर वर्तमान वर्ष के उत्पादन को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर कौन सा कूट सही नहीं है। यदि हम वास्तविक GDP की बात करें तो ये वर्तमान वर्ष में मूल्यांकित वस्तुओं की बात को वर्तमान वर्ष में नहीं, जो आपका आधार वर्ष होता है उसके आधार पर ये निकाली जाती हैं। जैसे अगर हम इस समय आधार वर्ष की बात करें तो 2011 टू 2012 का फाइनेंशियल ईयर बेस ईयर है, जो GDP को निर्धारित करता है, वास्तविक GDP को। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा कूट सही होगा, 1 और 2 नहीं, केवल 2, केवल 1, केवल एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसे समझते हैं। प्रोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ए, व्यक्तिगत आय कॉरपोरेट कर। बी, व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत कर भुगतान गैर कर भुगतान। सी, व्यक्तिगत आय गैर कर भुगतान। डी, व्यक्तिगत आय स्थानांतरण भुगतान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, व्यक्तिगत आय कॉरपोरेट कर, व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत कर गैर कर भुगतान, व्यक्तिगत आय गैर कर भुगतान, व्यक्तिगत आय स्थानांतरण भुगतान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रोज्य आय होता क्या है, तो प्रोज्य आय जो होता है वो घरेलू
क्षेत्र में सदस्यों द्वारा प्राप्त कुल आय होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत आय कहते हैं, जो निश्चित अवधि के दौरान उत्पादक गतिविधियों पर बेस्ड होती है। जबकि प्रोज्य आय क्या होती है, इसे प्रोज्य व्यक्तिगत आय भी कहा जाता है और यह कुल आय का वह हिस्सा है जो एक परिवार द्वारा अर्जित करता है और करों के भुगतान करने के बाद बचत या खर्च करने के बाद के लिए उपलब्ध होती है। तो यदि हम प्रोज्य आय के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत आय, ठीक है, और कॉर्पोरेट कर नहीं, ये नहीं है। व्यक्तिगत आय और गैर कर भुगतान ये भी नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान मतलब वो आगे जो व्यक्ति खर्च करने योग्य होती है सारी टैक्सेस करने के बाद, अदा करने के बाद, चाहे वो डायरेक्ट हों इनडायरेक्ट हों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, जन योजना पीपल्स प्लान को तैयार किया गया था एम एन रॉय के द्वारा, ठीक है, ठीक। और दूसरा श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा, सी जयप्रकाश नारायण द्वारा या जॉन मथाई द्वारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एम.एन. रॉय के द्वारा जन योजना पीपल्स प्लान तैयार किया गया था और ये 1945 में तैयार किया गया था, जिसे आप बॉम्बे प्लान के अंतर्गत भी क्या हैं, जानते हैं। क्या बॉम्बे प्लान के अंतर्गत भी आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नारायण अग्रवाल के द्वारा अगर हम बात करें तो नारायण अग्रवाल महोदय के बारे में नहीं, जबकि जयप्रकाश नारायण ने जो किया था वो आपका सर्वोदय था, यानी गांधीवादी विचारधारा के विचारक थे ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गरीबी हटाओ का उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा तैयार किया गया था। ए अमर्त्य सेन द्वारा, डी.पी. धर द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा या ए भार्गव द्वारा। तो गरीबी हटाओ से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा तैयार किया गया था, वो कौन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गरीबी हटाओ का जो मसौदा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, जो कि डी.पी. धर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। पहला 7वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा 9वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा 11वीं पंचवर्षीय योजना या 12 पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर यदि बात करें तीव्र और अधिक समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो ये जो योजना थी ये हमारी जिस योजना की थीम थी वो थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उसे समझते हैं। क्या है, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विश्व व्यापार संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है WTO की स्थापना मार्केस समझौते के तहत की गई थी, पहला कथन। दूसरा कथन क्या है, एंगोजी ओंकोजू इवॉल WTO के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला थीं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करें WTO की स्थापना 1947 के आसपास, यानी 1 जनवरी 1945 में इसकी स्थापना की बात की गई थी, ठीक है। WTO वर्ष 1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड के अंतर्गत स्थान पर अपनाया गया था और इसकी स्थापना मार्केस समझौते के अंतर्गत ही ट्रेड में आने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए की गई थी। अब यहाँ पर बात करें एंगोजी ओकोंजो इवोले WTO की पहली महिला निदेशक हैं। क्या हैं,
पहली जो 2021 में ही बनी थी, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सही उत्तर लेना है तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, प्रतिभूति लेन देन कर, सीमा शुल्क या सीमा कॉरपोरेट टैक्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत में जो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, संपत्ति, प्रतिभूति लेन देन, सीमा शुल्क या कॉरपोरेट टैक्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रत्यक्ष कर नहीं है यानी कौन सा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो जो सीधे टैक्स हम पर आरोपित होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे संपत्ति कर सीधा लगता है व्यक्ति पर, प्रभुति लेन देन में भी सीधा लगता है, सीमा शुल्क और कॉरपोरेट टैक्स भी व्यक्ति के ऊपर सीधा लगता है, जबकि सीमा शुल्क सीधा नहीं लगता है। यही आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा। यानी सीधे सरकार द्वारा व्यक्ति पर यानी जिस पर भुगतान करदाता द्वारा किया जाए वही आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इसके द्वारा लोगों और संगठनों पर सीधा लगाया जाता है। तो यहाँ पे सीमा शुल्क आप जो देखते हैं वो सीधा नहीं लगता है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ खरीद के लाएं तो उसमें ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी ऐड होके आपको मिलती है, ये चीज़ है वहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ यानी कंपनी NBFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, वह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। बी, वह भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सी, यह NBFC के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। या सी, डी, इनमें से सभी। तो NBFC कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उसको ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं 1956 एक्ट के अंतर्गत, कंपनी एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे वह मांग जमा स्वीकार नहीं करती, बिल्कुल सही है। वह भुगतान को निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये भी सही है। NBFC में जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं। सभी बातें क्या हैं, सही हैं, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी गणना विनिर्बल मांग और मियादी देयताओं के आधार पर दैनिक रूप से की जाती है। बी, इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया है। सी, इसे केवल नगद रूप से रखा जाता है। डी, इसकी कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें CRR के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी गणना निवल मांग और मियादी देयताओं के दैनिक रूप में की जाती है, सही है। इसे केवल नगद रूप में रखा जाता है, कैश है तो सीधी बात है नगद ही है, ये भी सही है। इसकी कोई न्यूनतम और बिल्कुल बात सही है, RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है, कोई भी नगद और न्यूनतम बात यहाँ पर सही नहीं है। बी पे देते हैं प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया है, यही बात बिल्कुल गलत है। ये 1992 अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया बल्कि RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? इसे समझते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 1950-51 में जारी किया गया था। 2, यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, तो इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 50-51 में जारी किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी इसके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? मात्रात्मक सुलभता का संबंध है व्यक्तिगत आयकर से, तरलता संकट प्रबंधन से, संपत्ति प्रबंधन से, कार्बन टैक्स से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा
सुलभता का संबंध है व्यक्तिगत आयकर से, तरलता संकट से, प्रबंधन से या संपत्ति प्रबंधन से। तो मात्रात्मक सुलभता जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है तरलता संकट प्रबंधन से, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? प्राथमिक बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार इस बाजार में किया जाता है। बी, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। सी, यह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूतियां जारी करने के लिए की अनुमति देता है। डी, प्रतिभूतियों की कीमत बाजार तंत्र द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर सही होगी? प्राथमिक बाजार के संबंध में यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहला जो है इसे प्रारंभिक सार्वजनिक माध्यम के से नई प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देता है, ये बात बिल्कुल सही है, बाकी कोई बातें सही नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 उसे समझते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 2002, बी 2009, ऑप्शन सी 2006 या डी 2008। तो भारत सरकार द्वारा CCI एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था जो अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत लागू करने के लिए जिम्मेदार है और इसका गठन मार्च 2009 में कब किया गया था? मार्च 2009 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PMSY के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसे 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। 2, ये 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो मित्रों यहाँ पर जो बात सही होगी वो 18 से 40 वर्ष की आयु के जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यदि हम इसके लॉन्च की डेट के बारे में बात करें तो ये जो लॉन्च की गई थी ये की गई थी मार्च 2019 में, ठीक है। तो ये बात गलत, दूसरी सही, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15 पर? श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था 2011 में, 2016 में, 2014 में या 2019 में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें श्रम पोर्टल जो कि श्रम प्रशासन में प्रभावी, कुशल और वास्तविक समय बनाने के लिए श्रम पहचान संख्या आवंटित की गई थी, वो शुरू किया गया था कब? 2014 में। कब शुरू किया गया था? 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16? इसे समझते हैं। सूची 1, सूची 2 सम्मिलित कीजिए और उन कूट का प्रयोग बताइए। मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। तो यहाँ पर बताना है किसका जोन कहाँ पर है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मध्य रेलवे के जोन के बारे में तो ये मित्रों कहाँ पर है मित्रों? ये आपका मुंबई में है। पूर्वी रेलवे के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। उत्तरी रेलवे के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों इसका मुख्यालय दिल्ली में और इसका मुख्यालय पश्चिम मध्य रेलवे का पश्चिम वेस्ट CR, हाँ WCR का जबलपुर में, यानी 2143 कहाँ पे होगा? 2143 ये होगा आपका ऑप्शन बी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे के भारत में कितने जोन हैं? 17 जोन हैं और 68 मंडल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जिन नगरों को जोड़ता है सुमेलित नहीं है? NH2 दिल्ली से कोलकाता। जैसा कि आप लोग जानते हैं अब राजमार्ग जो हैं वो बदल दिए गए हैं। क्या हो गए हैं? राजमार्ग बदल दिए
हैं। ठीक है, तो NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा से मुंबई, NH6 दिल्ली से मुंबई, NH9 मुंबई से पुणे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें NH2 जो है वो पुराना ही है और इसके अनुसार दिल्ली से कोलकाता बाया मथुरा बनारस होते हुए जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। NH3 आगरा से मुंबई, ये भी सही है। NH6 ये जो है वो हजारी से मुंबई, हजारी से कलकत्ता है। क्या है? हजारी से कलकत्ता। ठीक है, तो ये जो है वो गलत दिया गया है, यही हमारा आंसर। बाकी पुणे से मछलीपट्टनम ये सही है। तो दिल्ली से मुंबई नहीं, हजारी से कलकत्ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा है? आई वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बी दूसरा नंबर निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 3 बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, 4 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो यहाँ पर कौन सी बात सही होगी? तो विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो मित्रों हम लोग जानते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 में। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसकी भरपाई के लिए, विदेशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ये सारे विश्व बैंक की संस्था के रूप में काम कर रहे थे। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। विश्व आर्थिक मंच यानी WE विश्व आर्थिक मंच का कार्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी कोपेनहेगन, ऑप्शन सी आपका बर्लिन और ऑप्शन डी लंदन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा, तो ये जो है आपका कहाँ पे होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच ये होगा जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में इसका फोरम है। ठीक है, और इसकी अगर हम स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना मित्रों 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20, उसे समझते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वनाग्नि सप्ताह मनाया है। वनाग्नि सप्ताह ऑप्शन ए जनवरी 2024, ऑप्शन बी फरवरी 2024, ऑप्शन डी सी दिसंबर 2023 या डी नवंबर 2023। तो मित्रों वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनों में लगने वाली आग को रोकने के लिए 1 फरवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने वनाग्नि दिवस सप्ताह के रूप में, सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कानपुर में और ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्रकाश प्राधिकरण यानी ईडा ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है जो कैंसर की देखभाल के लिए गामा के विकिरण सुविधा सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें ईडा की, तो ईडा की स्थापना 1976 के तहत दिल्ली से सटे और उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों को विकसित व्यवस्थित विकास के लिए किया गया है। यह अगर योजनाबद्ध नहीं होते तो अनाधिकृत शहरी विकास की खतरा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें मेडिकल डिवाइस पार्क यानी कैंसर सहित अत्याधुनिक गामा किरणों की राहत इलाज करने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है और इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? ग्रेटर नोएडा होगा। कौन सा सही होगा मित्रों? ग्रेटर नोएडा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए हैं। सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव ए इंडोनेशिया में, बी वियतनाम में, सी अफगानिस्तान में और डी नेपाल में। तो विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव जो हैं वो कहाँ पर संपन्न हुए हैं? वो 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया में संपन्न हुए हैं।
ठीक है। और इसके लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली के लिए आम चुनाव हुए और मतदान 3 टाइम जोनों में हुआ, जिसमें 205 मिलियन मतदाताओं ने यहाँ पर भाग लिया और इंडोनेशिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में या डी उत्तर प्रदेश में। तो कालू घाट अंतर्राष्ट्रीय परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन और परिवहन मंत्री द्वारा मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। और ये किसमें? पश्चिमी चंपारण में किया गया, यानी कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन हुआ है आपका बिहार राज्य में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? इसे समझते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन चंडीगढ़ में हुआ था। ओके, आगे इसका कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली कला है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 17 फरवरी 2024 को टैगोर थिएटर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और आदि सब राज्यों की कठपुतली संस्कृति के तौर पर विश्व हुआ है। तो यदि हम बात करें छाया कठपुतली जो है वो कहाँ पर है? तो मित्रों छाया कठपुतली जो है वो राजस्थान में नहीं आंध्र प्रदेश के तौर पर जानी जाती है। राजस्थान में धागा कठपुतली है। कौन सी कठपुतली है मित्रों? धागा कठपुतली। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है वो क्या है हमारा? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25? इसे देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अगस्त 2017 में आरंभ किया गया था। 2, इसके तहत लाभार्थी के लिए अनुदान अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2017 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2017 में नहीं 2019 में शुरू की गई थी और वो भी आपका अक्टूबर 2019 था। ठीक है, इसके तहत लाभार्थी को अनुदान अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो पहले ये जब शुरू की गई थी तो 15,000 था और अब इसको 25,000 रुपये कर दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। तो बात यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26? इसे देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए RBL, ऑप्शन बी कर्नाटक बैंक, ऑप्शन सी नैनीताल बैंक या ऑप्शन डी साउथ इंडिया बैंक। तो 19वें भारतीय बैंक संघ की वार्षिक बैठक में प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को दिया है। किसे दिया है? साउथ इंडियन बैंक को दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी मिस्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहली
5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने वाला, यहाँ पर जो आप देखेंगे तो डेजर्ट की बात चल रही है। तो डेजर्ट तो यहाँ पर सब जगह हैं, लेकिन इस डेजर्ट में ड्रीम ट्रेन जो लगाने वाला है, चलाने वाला है, वो देश है आपका सऊदी अरब। कौन है मित्रों? सऊदी अरब है जो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में क्या है क्वेश्चन? हाल ही में सालहेर और शिवनेरी किले चर्चा में रहे थे। ये स्थित हैं तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो ये किले जो चर्चा में रहे हैं वो स्थित हैं तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो मित्रों ये हैं कहाँ पर? ये हैं आपके शिवनेरी किला, आप जानते हैं महाराष्ट्र में ही है, इसमें ज़्यादा नहीं, शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य में 24-25 के लिए यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। ये कहाँ पर स्थित हैं? ये आपके महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, यहाँ पर तो शिवाजी का जन्म ही हुआ था, इसी शिवनेरी किले के कारण शिवाजी का नाम शिवाजी पड़ा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब विजेता कौन है? तो यहाँ पर देखिए, महिला एकल खिताब विजेता ऑप्शन ए बारबोरा क्रेजसिकोवा, ऑप्शन बी किंगकेव जेंग, ऑप्शन सी दीपिका रेना, ऑप्शन डी एरिना सवेलेंका। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के बारे में यदि हम बात करें तो कौन इसका विजेता है? तो मित्रों एरिना एबेरेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल में चीन की क्वेन जेंग को हराया। और ये किस देश की हैं? ये मित्रों आपकी हैं बेलारूस की। किस देश की हैं ये भी ध्यान रखना, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। किस देश की हैं? बेलारूस की हैं, और इन्होंने चीन की यांग जेंग को हराया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। कैलेगनार स्पोर्ट्स किट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो तमिलनाडु के कैलेगनार स्पोर्ट किट योजना, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कैलेगनार स्पोर्ट किट योजना के अंतर्गत पंचायतों के युवाओं को खेल की किट प्रदान की जाएगी। और इसका नाम जो किया गया है वो उदयनिधि के दादा पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि की नाम पर जन्मशती के उपलक्ष्य में दिया गया है। इसके अनुसार क्या दिया जाएगा? इसके अनुसार क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि के खेलों की किटें प्रदान की जाएंगी। और ये किसके राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ए तमिलनाडु में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी कर्नाटक में या डी केरल में। तो थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि किस राज्य में है, इसमें यदि हम बात करें तो तमिलनाडु सरकार की ने इराडे जिले में बरगुर हिल्स के क्षेत्र में तनराई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। यानी कहाँ पर है ये आपका तमिलनाडु में है। 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI 2023 में भारत का स्थान क्या है? 43वां, बी 55वां, सी 67वां और डी 93वां। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन सा देश किस स्थान पर है। तो मित्रों भारत जो है वो 180 देशों में, कितने देशों की यहाँ पर है गणना? 180 देशों में 93वें स्थान पर है। जिसके पास जीरो इंडेक्स की अगर हम बात कर लें, जो जीरो है वो सर्वाधिक भ्रष्ट है, और जो 100 लेके आता है वो सर्वाधिक ईमानदार व्यक्ति के देश के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है उसे समझते हैं।
विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या थी? बीट लेप्रोसी, बी एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड प्रिजुडिस, ऑप्शन सी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ऑप्शन डी एक्ट आउट नाउ एंड लेप्रेसी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो विश्व कुष्ठ दिवस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो इसकी जो थीम थी वो थी बीट लेप्रोसी। क्या है? बीट लेप्रोसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34? फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी गोवा में या डी गुजरात में। तो ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ाने के लिए, वो कहाँ पर किया गया था? तो मित्रों ये किया गया था कच्छ गुजरात में। कहाँ पर मित्रों? कच्छ गुजरात में किया गया था 2024 फरवरी में। ठीक है, कब किया गया था? 2024 फरवरी में इसे किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है 35? हाल ही में सी कार्स वे पोर्टर चर्चा में था, वह संबंधित है पेट्रोलियम क्षेत्र से, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से, कोयला क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये किससे संबंधित है, तो ये मित्रों सी कार्स वे पोर्टल चर्चा में है। यह जो संबंधित है ये आपके पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास संगठन सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा विकसित किया गया है और ये जो है वो कोयला मंत्रालय से संबंधित है, सी कार्स वे पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा NITISH उपकरण यानी नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया है? NITISH क्या है? नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। नीतीश डिवाइस लॉन्च की गई है जिससे किसान और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान किया जाए। ठीक है, और इसे जो अभिनव पेटेंट आकार की तकनीक है जो विशेष रूप से बिजली चमकना, बाढ़ और हीट वेव या कोल्ड वेव से लक्षण को देखती है। यह पहल बिजली गिरने की आकस्मिक घटनाओं और बाढ़ के कारण किसानों को हो रहे बार बार हानि के कारण किया गया है और ये जो शुरू की गई है नीतीश के ही नाम से है। तो समझ जाइए नीतीश कुमार हैं, यानी बिहार में इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन नंबर 37? इसे समझते हैं। इंडिया एनर्जी वीक IEW 2024 आयोजित किया गया था पुणे में, हैदराबाद में, गोवा में या चेन्नई में? तो भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया एनर्जी वीक IEW 2024 आयोजित किया। तो ये किया गया था मित्रों कहाँ पर? 6 से 9 फरवरी तक। कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था आपके गोवा में। कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था मित्रों गोवा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। माँ कामाख्या दिव्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा या डी असम? तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ही माँ कामाख्या दिव्य परियोजना या माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और ये परियोजना जो है वो नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के तौर पर विकसित किए जाने की बात की गई है। तो ये कहाँ पर है? ये मित्रों असम में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सदा तंसिक भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें सदा तंसिक जो भारत और
किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास था? तो ये जो था ए इंडोनेशिया, बी सऊदी अरब, सी इराक और डी श्रीलंका। तो ये जो अभ्यास था वो 2024 में राजस्थान में भारत और सऊदी अरब के मध्य था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? क्या है? किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? ए पीवी नरसिम्हा राव, सी चौधरी चरण सिंह, डी 3 कर्पूरी ठाकुर और 4 लाल कृष्ण आडवाणी। तो भारत रत्न 2024 से अगर हम यहाँ पे बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। क्या दिया है? मरणोपरांत। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न जीवित के तौर पर दिया गया है, यानी ये भी जिंदा हैं। तो ये अगर हम यहाँ पर बात करें इन सभी को दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हो गया 41 पर। क्या है 41? उसे देखते हैं। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई निम्नलिखित में किस देश में लॉन्च किया गया? ए श्रीलंका में, बी मॉरिशस में, सी मिस्र में या डी ए और बी दोनों में? तो भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनैथ के साथ संयुक्त रूप से भारत, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई की सेवा लॉन्च की है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है? हाल ही में पुरुलिया छऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा से संबंधित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पुरुलिया छऊ केरल का लोक नृत्य है। किसका लोक नृत्य है? केरल का। और ये जो लोक नृत्य है वो अर्धशास्त्रीय लोक नृत्य के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें कलाबाजी और मार्शल आर्ट वगैरह की जाती हैं, यानी किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है 43? निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता? अश्विनी पोनप्पा ने, ज्वाला गुट्टा ने, पीवी सिंधु ने, अनमोल खरब ने। तो यहाँ पर 2024 में स्वर्ण पदक विश्व बैडमिंटन एशिया टीम की चैंपियनशिप का। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका खिताब पीवी सिंधु और अनमोल खरब ने जीता था। किसने? पीवी सिंधु, अनमोल खरब, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा सही होगा। और इस टीम की मेजबानी आयोजक मलेशिया था। ठीक है, और इसका खिताब पीवी सिंधु और अनमोल खरब द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस देश में गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 2024 जीता? तो गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 2024 किसके लिए दिया जाता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी प्रयास के लिए 9वां गवर्नमेंट टेक्निकल पुरस्कार तौर पर किसने जीता है? ये जीता है आपके देश भारत ने। किसने जीता है मित्रों? भारत ने जीता है। ठीक है, भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय उसकी अभूतपूर्व योजना आई रास्ते यानी इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ठीक है, उसे ये दिया गया है आई रास्ते को। किसे दिया गया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आई रास्ते को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है 45? इसे समझते हैं। निम्न 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी लखनऊ और डी प्रयागराज। तो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी लखनऊ में। 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 में लखनऊ में 67वीं पुलिस ड्यूटी मीट मेजबानी की है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है 46, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्य की परिभाषा के संदर्भ अंतर्गत आते हैं। केंद्र और राज्य विधायी अंग राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, सभी स्थानीय प्राधिकरण, गैर संविधिक प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो अनुच्छेद आपका 12 है उसके अंतर्गत ये सभी आपके किससे आ जाएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है 47, के.टी. साहा का प्रसिद्ध उद्धरण, एक चेक जो बैंक में है का भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है। तो के.टी. साहा के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये प्रस्तावना से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंधित है या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें, के.टी. साहा ने आर्टिकल 36 से 51 तक का जो कार्य सरकार द्वारा करने को बोला है वो कहा है डीपीएसपी के लिए, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार का प्रोविज़न नहीं है, भुगतान बैंक द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, और इसीलिए इन तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ादान भी बताया था के.टी. साहा ने। के.सी. बेयर ने इन्हें लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बताया था। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे कर्मकांडी आकांक्षाएं बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित किन पर की परिलब्धियां भत्तों और विशेषाधिकार से संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति और ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन भत्ते जिस व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं वो है आपका महान्यायवादी। ठीक है, तो महान्यायवादी जो है वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त किया जाता है, और उसे अगर ये कहो कि ये दिए जाते हैं तो वेतन भत्ते नहीं दिए जाते, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित एक पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या है 49, उसे समझते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर यदि हम ये बात करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखिट में से किस अनुच्छेद को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा एक ऐसा अनुच्छेद कहा गया जिसके बिना संविधान निरर्थक है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 32, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर ने जिसे भारत की आत्मा कहा है, जिसे भारत की आर्टिकल के लिए कहा है, तो ऐसा अनुच्छेद जिसको बिना संविधान निरर्थक है और उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय भी कहा है, वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 32। क्या है, आर्टिकल 32, जिसके अंतर्गत आप अपने मूल अधिकारों के लिए संरक्षित रहेंगे बाया सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय
कि निम्नलिखित में से कौन से व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं हैं? न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, प्रशासनिक व्यय, ठीक है, या न्यायाधीशों की पेंशन। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत संचित निधि पर भारित है, न कि ये उनकी राज्य संचित निधि पर, यानी पेंशन भारत सरकार भारत संचित निधि पर है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत में जनहित याचिका प्रावधानों के लिए प्रयोग किया गया अमेरिकी न्यायशास्त्र, दक्षिण अफ्रीका का न्यायशास्त्र, कनाडाई न्यायशास्त्र या रूसी न्यायशास्त्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें PIL के बारे में, तो PIL जो है वो हमने कॉपी की है जो है अमेरिकी न्यायशास्त्र से, PN भगवती की अनुशंसा पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। किस पर चलें? 53 पर। क्या है 53? उसे समझते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल में, क्या संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? एंग्लो इंडियन आरक्षण ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन या 105वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण ख़त्म किया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 331 में जब राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को, देखो जरा देख लें एक बार, 331 में राष्ट्रपति क्या करता था? लोकसभा में एंग्लो इंडियन नियुक्त करता था। 333 में अगर हम बात करें तो 333 में राज्यपाल ये काम करता था, आपके यहाँ का गवर्नर ये काम करता था, ठीक है। तो ये दोनों काम समाप्त कर दिए गए हैं। ये कौन सा हो गया आर्टिकल? आर्टिकल 104। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन अनुच्छेद संशोधन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक दबाव समूह नहीं है? यानी जो NGO होते हैं उन्हें आप एक तरह से प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं, जो सरकार से बात मनवाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ऐसा कौन सा समूह है जो दबाव समूह के अंतर्गत नहीं आता है? व्यावसायिक समूह, तो व्यावसायिक समूह दबाव समूह के अंतर्गत आ जाएगा। ट्रेड यूनियन भी हड़ताल कर देती हैं। कृषि समूह भी, आप तो देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन स्वयं सहायता समूह जो है वो ऐसा नहीं करता, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है 55? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान में यदि हम बात करें तो दोहरे दंड का एक कानूनी शब्द है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, और ऐसी बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 में बोला गया है। क्या बोला गया है? कि एक व्यक्ति को एक अपराध से के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी, और यदि उस अपराध के लिए दी गई सज़ा नए कानून बनने पर अलग हो जाती है तो भी उसे सज़ा नहीं दी जाएगी नए कानून के अंतर्गत। उसे उस समय मौजूद कानूनों के आधार पर ही सज़ा दी जाएगी। तो ये किस में बताया गया है? ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या है? विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है? धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नीचे दी गई कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, विदेशी नागरिक को किस मौलिक अधिकार का हकदार है? धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे नहीं है। ये सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा है 57? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सही है का सही सुमेलित नहीं है? देखो जरा, खान अधिनियम जो बात कर रहे हैं 1952, ठीक है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1976। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, खान अधिनियम 1952 में सही है,
ठीक है। श्रम निषेध 1986, प्रशिक्षु 1961, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम ये 1976 नहीं, ये मित्रों है 1958 में, और यही हमारा गलत होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित है 1974, 1975, 1976 और 1977। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी 1976 में, और इस स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है 59, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल का हिस्सा अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 50 सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा के निर्वाचक सदस्य सही है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा परिषद के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही नहीं हैं, तो जितने भी मनोनीत सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं करेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य करेंगे। यानी ऑप्शन 1 और 3 हमारा सही होगा। क्या होगा? 1 और 3 ही हमारा सही होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? तो भारत की संचित निधि यदि हम बात करें आर्टिकल 2651, आर्टिकल 2661, आर्टिकल 2671, ठीक है, और आर्टिकल 2681। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत की संचित निधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 एक के अंतर्गत आती है, जबकि 267 एक ये भारत की आकस्मिक निधि है। क्या है? आकस्मिक निधि है। ठीक है। क्या है मित्रों? आकस्मिक निधि है। अनुच्छेद 261 एक आकस्मिक निधि का प्रावधान करता है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। प्रक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? यानी प्रक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, इसमें कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन में बात करते हैं 15 हैं, 22 हैं, 30 हैं या उपरोक्त में से एक भी नहीं। तो प्रक्कलन समिति जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं? वो 30 सदस्य होते हैं। और ये जो 30 सदस्य हैं वो किससे आएंगे? वो 30 सदस्य आपके लोकसभा से आएंगे। किससे आएंगे? लोकसभा से आएंगे। और प्रत्येक वर्ष प्रक्कलन समिति का गठन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रावधानों को सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 72 क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143 नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता। तो यहाँ पर यदि बात करें तो 80 राज्यसभा की संरचना, 72 क्षमादान, 123 अध्यादेश, ये जो तीनों हैं ये सही सुमेलित हैं। क्या हैं? सही। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 43 नहीं 44 है। यानी ऑप्शन डी ही हमारा गलत होगा, यही हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है 63, इसे देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया है। ऑप्शन ए 1986 में, 1987 में, 1988 में या 1989 में। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यदि हम बात करें तो ये परिभाषित किया गया है, अधिनियमित किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है 64, उसे समझते हैं।
वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए, इस पर सिफारिशें करता है। बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो ये दोनों बातें जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। यदि हम बात करते हैं वर्तमान समय में, तो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 पर। भारत में चुनाव आयोग का पहली बार निम्नलिखित में किस वर्ष में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? 85, 89, 93, 1996। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके अंतर्गत ये बनाया गया था, तो चुनाव आयोग पहली बार निम्नलिखित में किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? तो 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य ही था और 1989 के चुनावों से ठीक पहले 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है? परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 48 में, 49 में, 80 में या 85 में? तो परमहंस मंडली की स्थापना जो हुई थी वो थी आपकी 1949 पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। वर्ष 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में और चीन में। तो धर्म संसद जो आयोजित की गई थी 1893 में, तो वो आप जानते हैं काफ़ी फेमस है, वो की गई थी यूएसए में। और यूएसए में भी अगर हम बात करें तो कहाँ पर की गई थी? शिकागो में। और यहाँ पर पार्टिसिपेट किसने किया था? भारत की तरफ से यहाँ पर स्वामी विवेकानंद गए थे। ठीक है, और अपनी छाप छोड़ के आए थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। किस पर? 68 पर। नेक्स्ट क्या है? 68 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है कौन सा यहाँ पर सही मैच है। सूची 1 देव समाज, धर्म सभा, राधा स्वामी आंदोलन, आरवपुरम आंदोलन। तो यहाँ पर जो बताया गया है उसे ज़रा देखते हैं मित्रों, कौन सा आंदोलन कब बना था और किसने बनाया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें देव समाज आंदोलन जो है वो शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा बनाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। धर्म सभा के बारे में बात करें तो राधाकांत देव द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राधा स्वामी आंदोलन की बात करें तो ये आपका तुलसी राम के द्वारा, और अनुपम आंदोलन की बात करें तो ये आपका किसके द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे देव समाज जो आंदोलन है शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा 1887, यहाँ यदि हम सन भी लिख दें तो 1887 में देव समाज की स्थापना की गई थी। राधाकांत द्वारा धर्म सभा 1830 में की गई थी। राधा स्वामी आंदोलन के बारे में बात करें तो ये 1861 में गठित किया गया था। अवरप्पम आंदोलन के बारे में बात करें तो नारायण गुरु ने इसे 1888 में किया था। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन ए हमारा सही होगा 1 2 3 4 के हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या कह रहा है 69? निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत दिया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जो है वो कांग्रेस के बनने पर दिया गया था A.O. ह्यूम द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, ठीक है, आपके दादा भाई नेहरू द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत जो दिया था वो लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 70? कोमागाटा मारू घटना निम्नलिखित में किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया? महाराष्ट्र में, असम में, बिहार में या पंजाब में? तो ये जो घटना थी ये
घटना घटी थी। किस घटना में? तो कोमागाटा मारू घटना जो है ये सिखों के लिए सिंगापुर में वैंकूवर जा रहे शिप को उतरने नहीं दिया गया था, इसके लिए ये घटना घटी थी। ठीक है, और ये इस घटना के बाद पंजाब में क्रांति या पंजाब में उपद्रव शुरू हो गए थे। ठीक है, यह घटना पंजाब में अस्थिर स्थिति पैदा कर दी। 370 यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया और 2 महीने तक कठिनाई से अनिश्चितता झेलने के बाद कनाडाई अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया। तो ये जो घटना है वो पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, तारीख़ फ़रिश्ता लिखी गई थी। कौन सी? तारीख़ फ़रिश्ता। ऑप्शन ए मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा। ऑप्शन ए मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा। ऑप्शन बी साकी मुस्ताद खान द्वारा। ऑप्शन सी मोहम्मद हासिम द्वारा। ऑप्शन डी भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा। तो तारीख़ फ़रिश्ता जो है वो हिंदू मोहम्मद कासिम हिंदू शाही और फ़रिश्ता द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने मुग़ल साम्राज्य और दक्कन के क्षेत्र गतिविधियों का वर्णन किया है। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग की शुरुआत की? तो होम रूल लीग जो था वो एनी बेसेंट द्वारा एनी बेसेंट के निर्देशन में चलाया गया और भारत में इसके सशक्त समर्थक जो उभरे वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग के बारे में बात करते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है? बहावी आंदोलन की नींव रखी गई सैयद अहमद ने, अब्दुल बहाव ने, शाह वलीउल्लाह ने, अब्दुल गफ्फार ने। तो बहावी आंदोलन जो नींव रखी गई थी वो थे सैयद अहमद ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या कह रहा है 74? इसको समझते हैं। ये मिलाना है सूची 1 और सूची 2 को। टीटू मीर, करम शाह, चक्र बिश्नोई, टॉम सूरा। तो नारकेल, बैरिया विद्रोह, पागलपंथी, खोंड विद्रोह या कोया विद्रोह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसने कौन सा विद्रोह किया? तो टीटू मीर के बारे में यदि हम बात करें तो टीटू मीर आपके नरकइलबेरिया से संबंधित थे। करम शाह के बारे में बात करें तो पागलपंथी विद्रोह से संबंधित थे। चक्र बिश्नोई के बारे में बात करें तो खोंड विद्रोह से संबंधित थे। कोया विद्रोह के बारे में बात करें तो ये आपके टॉम सोरू थे। ठीक है, यदि हम इन विद्रोहों के काल के बारे में भी बात कर दें तो 1782 से मित्रों 1831 तक आपका नागर कोयबेरिया विद्रोह चला था। पागलपंथी के बारे में बात करें तो मित्रों पागलपंथी जो विद्रोह था वो एक धार्मिक विद्रोह था और मुख्य रूप से मयम सिंह जिले पहले बंगाल में चला था। खोंड विद्रोह के बारे में बात करें तो 1837 से 1856 तक चला था। कोया विद्रोह के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में 1803, 40, 45, 58 और 60, 61 और 62 तक चला था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 के हिसाब से कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है 75 पर, सॉरी। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? रमाबाई राणा डे लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 2, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग बताइए। तो यहाँ पर बात करते हैं तो मित्रों रमाबाई राणा डे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस और पंडिता रमाबाई सरस्वती, ये दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दादा भाई नौरोजी
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दादा भाई नेहरू जी ने भारत की दशा के बारे में यूरोपीय लोगों, खासकर इंग्लैंड के लोगों को जागृत करने के लिए 1886 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है? बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई जोनाथन डंकन, किसके द्वारा? जोनाथन डंकन पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा है मदन मोहन मालवीय और चौथा है आपका क्या? लॉर्ड मेकाले। तो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना में जॉन डंकन का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। रेले आयोग का गठन किया गया था 1893 में, 1900 में, 1902 में और 1911 में। तो रेले आयोग जो बना था मित्रों वो बना था आपका कब? 1902 में, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है 79? मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट, मोपला मालाबार के क्षेत्र में हिंदू काश्तकार के थे जहां अधिकांश जमींदार मुस्लिम थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सीधा अपोजिट दिया गया है, हिंदू जमींदार हैं और अधिकांश लोग मुस्लिम काश्तकार थे। क्या थे? काश्तकार थे। तो ये बात गलत हो गई। मोपला काश्तकारों ने काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमन करने वाले सरकारी कानून और स्थानीय कांग्रेस निकाय के विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था। ये बात सही है, तो ऑप्शन बी सी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्र युग या डी लोह युग। तो ताम यानी तांबा, तो सीधा सीधा आपको लग रहा होगा ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण यानी ऑप्शन सी। जो हमारा ताम्रपाषाण है वो किससे है? वो आपका 2500 ईस्वी के आसपास का क्षेत्र टाइम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। धौलावीरा कादरी द्वीप अवस्थित है। धौलावीरा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो धौलावीरा कायदी जो द्वीप है वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है? प्राचीन स्थल वासाड़ स्थित है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो स्थल स्थित है वो प्राचीन स्थल वसाड़ में स्थित है, जो कहाँ पर है? ये आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान दक्षिण उड़ीसा में किस राजवंश को प्रमुखता मिली थी? काकतीय, मथारस, वशिष्ठ या डी ए बी और सी दोनों। तो चौथी शताब्दी में उड़ीसा छोटी रियासतों में बट गया था और यहाँ पर काकतीय, मथारस और वशिष्ठ इन दोनों को क्या मिला था? मिली थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है? आंध्र प्रदेश में किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश का शासन प्रमाण मिलता है? पश्चिमी दक्कन, उत्तरी केरल, पूर्वी दक्कन, दक्षिणी तटीय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद संबंधित वंश है? तो ये आपका है पूर्वी दक्कन में, पश्चिमी दक्कन के राजवंशों में कदंब और बनारस। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैसूर क्षेत्र में पश्चिमी गंगा चौथी शताब्दी में। इस वंश के संस्थापक कोंगा विवर्मन माधव थे, जिनकी राजधानी कोलार थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति का महत्व पर प्रकाश डालता है? इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र, भीतरी स्तंभ लेख या सारनाथ शिलालेख। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो गुप्त साम्राज्य में इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। यहीं पर यदि हम बात करें भीतरी स्तंभलेख जो है वो हमें किसके बारे में बताता है? तो मित्रों भीतरी गुप्त का स्तंभलेख आपका जो है वो स्कंदगुप्त, प्रभावती जैसी महिलाओं के बारे में, भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं और इसके हिसाब से डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो है वो अशोक से संबंधित है। किससे है? अशोक से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख है? ऑप्शन ए विष्णु का, ऑप्शन बी आपके किसका? शिव का, ऑप्शन सी जिनेंद्र का और ऑप्शन डी ब्रह्मा का। तो शिलालेख में, ऐहोल शिलालेख में किसका उल्लेख है? तो ये है आपके जिनेंद्र का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। वर्ष 1469 में 74 के दौरान कौन सा यात्री बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? तो बीदर के व्यापार के बारे में वास्को डी गामा है, इब्न बतूता है, मार्को पोलो हैं या निकटन हैं? तो 74 से 74 के दौरान बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि कौन प्रदान करता है? निकटिन प्रदान करता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या है 88? विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? न्यायंकर प्रणाली, अष्टप्रधान प्रणाली, सप्तांग प्रणाली या संघीय प्रणाली? तो विजयनगर संगठन में यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली जो थी वो थी आपकी नायंकर प्रणाली, जिसमें नायक और अमर नायक की उपाधि से सैन्य नेताओं को ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है? वर्ष 1327 से 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था? एक सैन्य चौकी की स्थापना, व्यापार संबंधों को बढ़ाना, दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर बात सही होगी दूसरा, प्रशासनिक केंद्र को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है? किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग को लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया? तो वो हैं आपके ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी एकनाथ या ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर। तो वो है मित्रों आपके कौन? ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91वां क्वेश्चन। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी बी माउंट टुबकल, ऑप्शन सी माउंट एकांगुआ या ऑप्शन डी माउंट स्टैनली। तो एटलस पर्वतमाला जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तक विस्तृत है, 2500 किलोमीटर में फैली है और इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो माउंट टुबकल है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो, कांगो, मर्रे और अमेजन। तो वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो नदी है लिम्पोपो। कौन सी नदी है मित्रों? लिम्पोपो है ये नदी, और ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच बहती है और हिंद महासागर में मिल जाती है। ठीक है। यह नदी क्रूगर नेशनल पार्क और मुंगपुगु नेशनल पार्क सहित कई प्राकृतिक उद्यानों से घिरी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर, और मिलान करना है। यहाँ पर जनजाति और संबंधित देश हैं। मसाई के बारे में यदि हम बात करें तो ये केन्या की जनजाति है। होसा के बारे में बात करें तो नाइजीरिया की जनजाति है। मयूरी के बारे में बात करें तो ये न्यूजीलैंड की जनजाति है। और बोडाइन के बारे में बात करें तो ये अरब की 2143 यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल संबंधित महासागरीय
धारा का सही सुमेलित नहीं है। सहारा मरुस्थल, कनारी धारा, नबीबा मरुस्थल, वेनेजुएला की धारा, आटाकामा मरुस्थल, पेरू धारा, या पैटागोनिया मरुस्थल, लेब्राडोर धारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ठंडी पैटागोनिया मरुस्थल लेब्राडोर धारा ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लेब्राडोर की जो धारा है वो आपकी पैटागोनिया मरुस्थल ठंडी धारा संबद्ध नहीं। इसका निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि एंडीज पर्वतमाला वृष्टि छाया क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को उपोष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है? चीन प्रकार की, ब्रिटिश प्रकार की, भूमध्यीय सागरीय प्रकार की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपोष्ण जलवायु जो है वो आपकी भूमध्यीय सागरीय प्रकार की जलवायु होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो फोन, खिमसिम, मिस्ट्रल और नॉर्वेस्टर। तो कौन सी ठंडी पवन है? तो ये है आपकी मिस्ट्रल, थंडरीय पवन के तौर पर जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। जौहरा जलडमरू मध्य निम्नलिखित में किन देशों के बीच स्थित है? इंडोनेशिया और मलेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया और सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया। तो ये जो है वो आपकी मलेशिया और सिंगापुर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। प्रेरीज, पंपास, डाउन्स और पुस्ताज। तो जो प्रेरीज घास है वो उत्तरी अमेरिका में मिलती है, यानी प्रेरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका 3, पंपास जो है वो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, डाउन्स जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में। और पुस्ताज हंगरी में। 3-4-1-2 3-4-1-2 3-4-1-2 यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। किस पर? 99 पर। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। किसके द्वारा? हरमुज जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, बाबा मोल मोंडेव जलडमरू मध्य, या बेरिंग जलडमरू मध्य। तो ये जो जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर अटलांटिक से वो जुड़ा हुआ है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। इंद्रावती और प्राणहिता सहायक नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भवानी। तो ये जो दोनों सहायक नदियां हैं ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियों के तौर पर जानी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। यमुना नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह गंगा नदी के दाहिने तट वाली सहायक नदी है। बिल्कुल सही है। सोन और यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्या है? नील कुरुंजी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में उगता है? नील कुरुंजी के बारे में बात करें तो ये आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में उगता है और ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। एराकुलम्बाम इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुका के दक्षिण पश्चिमी घाटों पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मांजुली, नोगंखम, उमानंद और बुरनोई। तो यहाँ पर यदि हम बात कर लें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मांजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा दर्रा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में बात करनी है तो मित्रों जेलप्पा दर्रा सिक्किम में सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में सही है, माणा दर्रा उत्तराखंड में सही है, नीति दर्रा भी जो है वो उत्तराखंड में ही है। कहाँ पर है?
उत्तराखंड में ही है, यानी यही गलत और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में कौन सी सुरंग एशिया की सबसे द्विमार्गी बाई डायरेक्शनल राजमार्ग सुरंग है? बनिहाल सुरंग, ठीक है, दूसरी जवाहर टनल, तीसरी नंदिनी टनल, चौथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो ये जो सुरंग है, जो सबसे बड़ी एशिया की सुरंग है, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP चरण 1 का शुभारंभ किया गया है 16, 17, 19, 20, 14, 15, 11, 12। तो राष्ट्रव्यापी इसका जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो है आपका 2019-20 में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्या है? जिला निम्नलिखित में से कौन सा GI उत्तर प्रदेश का सही सुमेलित नहीं है? कालपी, हस्त निर्मित कागज, महुआ, गोरा पत्थर, संबल, हॉर्न क्राफ्ट, बनारसी गृह सज्जा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो बनारस की बारे में बात की गई है वो सही नहीं है, क्योंकि बनारस में किसी प्रकार का गृह सज्जा के बारे में बात नहीं है, बल्कि ये जो बनारस की जगह गृह सज्जा की जो बात है वो आपकी कहाँ पर है? बागपत है, यही हमारा गलत है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हैं। कालपी में हस्त निर्मित कागज है, महुआ में गोरा पत्थर का हस्तशिल्प है, संभल में हॉर्न क्राफ्ट है, और आपका बागपत में आपका क्या है? हॉर्न फर्निश गृह सज्जा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या है? निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, बारदौली आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल बारदौली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा अवध क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? जोगनी, नटवारी, बहुरूपिया, सुराही। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो नृत्य दिए गए हैं वो आपके ब्रज क्षेत्र के दिए गए हैं। जो आपका लोक नृत्य नहीं है वो ब्रज क्षेत्र का है। ये नटवारी जो लोक नृत्य है वो अवध का नहीं है। किसका नहीं है? अवध का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। नेक्स्ट यानी 1110। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र परमाणु आधारित है? नरोरा, दादरी, टांडा और ऊंचाहार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, नरोरा जो परमाणु संयंत्र है बुलंदशहर वाला, वो ही उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र के तौर पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111। क्या है? सूची 1 और सूची 2 को आपस में क्या करना है? मिलाना है। तो ये खनिज हैं और इस तरफ स्थान हैं। सिल्का रेत कहाँ मिलता है? तो सिल्का रेत जो है आपका प्रयागराज में है। फेल्ड्सपार के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपका फेल्ड्सपार है वो कहाँ पर मिलता है? तो मित्रों फेल्ड्सपार जो है वो आपका झांसी में है। बॉक्साइट के बारे में यदि हम बात करें तो बॉक्साइट आपका बांधा में है। एंडोलाइट और कैल्साइट के बारे में यदि हम बात करें तो एंडोलाइट और कैल्साइट कहाँ बचा है? मिर्ज़ापुर में बचा हुआ है। यानी आपका बचा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो आपके डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश के 23-24 के बजट के संदर्भ में 21-22 में कृषि क्षेत्र का योगदान है 28, 24, 18 और 37। तो 23-24 के बजट के अनुसार कृषि का उत्तर प्रदेश की GDP में योगदान 28% है। कितना है? 28% है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 413। रबी मौसम 23-24 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना किया गया है? 2115, 2015, 2110 या 2125। तो रबी की फसल में गेहूं का समर्थन मूल्य है 2125 प्रति कुंटल, यानी 2125 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा?
तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का आलू कार्यालय लखनऊ, आगरा, अयोध्या, मेरठ, तो ये स्थापित होने की घोषणा की गई है कहाँ पर? आगरा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। दीदी कैफ़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कैफ़े का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा कराया जाएगा। सभी सरकारी निजी कार्यालयों में ये खोला जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सरकारी दफ्तरों में खोला जाएगा, न कि निजी कार्यालयों में। और 17 निगमों में दीदी कैफ़े खोलने का निर्णय लिया गया है। शहरी गरीब सहायता से जुड़ी महिलाओं रोजगार अवसर प्रदान करना, साथ ही लोगों को उचित मूल्य पर स्वच्छ भोजन मिलेगा। यानी ऑप्शन ए हमारा सही, जबकि 2 हमारा गलत, यानी ए ऑप्शन सही होगा। केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए स्थानीय शिल्प कौशल को संरक्षण और विकास, बी आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि, सी उत्पाद और गुणवत्ता का कौशल विकास में सुधार। उपयुक्त सभी। एक जिला और एक उत्पाद के बारे में कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें, स्थानीय कौशल संरक्षण विकास, कला को बढ़ावा देना, आय और रोजगार में वृद्धि करना, ठीक है, उत्पाद और गुणवत्ता में वृद्धि करना। तो ये सभी उद्देश्य दिए गए हैं किसमें? इसमें ही। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सभी उद्देश्य हैं ODOP के। ठीक है, ODOP में ये सभी उद्देश्य दिए गए हैं, ये है नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 पर बात करें, दिव्य अयोध्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 नंबर क्या है? पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप है। 2 यह प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुँचाने में मदद करेगा। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। यानी क्या है यहाँ पर? दिव्य अयोध्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पर्यटन और केंद्रीय एक मोबाइल दिव्य अयोध्या लॉन्च किया है। आने वाले भक्तों को, पर्यटकों को नेविगेशन का अनुभव कराएगा। ठीक है, दिव्य अयोध्या ऐप प्रौद्योगिकी अनुभवों के साथ जोड़कर ग्रामीण होम स्टे, आतिथ्य आवास को उजागर करके पवित्र शहर से पर्यटकों को जुड़ने का तरीका प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन एक धातु के बारे में सत्य है? ऑप्शन क्या है? यह सबसे चमक होती है इसमें, यह कठोर होता है, यह बहुत लचीला होता है और ये आघात वर्धनीय नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बाकी तो तीनों बातें धातु से संबंधित होती हैं। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्या कह रहा है 119? निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनका क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यदि हम सबसे क्रियाशील कम है, वो है आपका कॉपर, यानी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील आपकी जो है वो है आपकी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा आपकी मैग्नीशियम और सबसे ज़्यादा क्रियाशील सोडियम है। यानी 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सोल्डर का घटक है? सोल्डर के घटक के तौर पे बतानी है तो टिन और सीसा, जिंक। तो टिन और सीसा सोल्डर धातु के घटक के तौर पर हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्या कह रहा है? ग्रेफाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह चिकना, फिसलनदार, नरम और क्रिस्टलीय ठोस है। यह गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है। यह पारदर्शी और अपवर्तनांक बहुत अधिक है। यह हीरे की तुलना में अधिक रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर जो होगा ऑप्शन वो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित हैं? क्या हैं? सही हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन्स भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? एल्केन्स। वे हाइड्रोकार्बन जहाँ कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे और तिहरे बंधन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सी दवा हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से को रोकती है? तो हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली यदि हम बात करें तो कौन है? एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक, ज्वरनाशक। तो ये है आपका एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4। क्या है 1, 2, 4? निम्नलिखित में कौन कवकनाशी का उदाहरण है? कवकनाशी का उदाहरण एल्युमिनियम फास्फेट, ब्रूडो मिश्रण, बेंजाप्रोम या एल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो ये है बोर्डो मिश्रण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ट्राईनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ट्राईनाइट्रोटोलुइन, ट्राईनाइट्रोबेंजीन, ट्राईनाइट्रो कोई नहीं। तो ये है TNT को पिक्रिक अम्ल के तौर पर भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? आयतन, ऊर्जा, घनत्व और संवेग। तो जो संवेग है वो आपकी अदिश राशि नहीं है, क्योंकि वो जो है वो आपकी सदिश राशि के तौर पर जानी जाती है, जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है। श्यानता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है? यह तरल और गैस दोनों का गुण होता है। श्यानता यानी बहने का गुण है, वो आपका श्यानता कहलाती है। निम्न कौन सा कथन सत्य है? गैसों की श्यानता तरल पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल गलत। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों में चिपचिपाहट बढ़ जाती है। यह आदर्श तरल की श्यानता शून्य से कम होती है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? श्यानता कहलाती है। श्यानता गैसों की श्यानता द्रवों की श्यानता से कम होती है, पदार्थों से अधिक। ये गलत। तापमान में वृद्धि में चिपचिपाहट, बिल्कुल गलत। श्यानता शून्य से कम होती है, श्यानता गुणांक द्वारा मापी जाती है, ये भी गलत। तो कौन सा सही है? द्रव और गैसों दोनों का गुण है, ये बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं 1, 2, 8। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, एडेनिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा नहीं है हार्मोन पादप? तो एडेनिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9। क्या है? पौधों में जाइलम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जड़ों से तने और पत्तियों तक पानी पहुंचाना, एक पौधे के चारों ओर महत्वपूर्ण शर्करा, कार्बनिक यौगिकों और खनिजों को ले जाने के लिए, प्रजनन में मदद करता है, परागण में मदद करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जड़ों और तनों से पत्तियों तक पहुँचाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। मेंके सिंड्रोम किसकी कमी से संबंधित है? तो मेंके सिंड्रोम जो है वो कॉपर की कमी से संबंधित है। नेक्स्ट 131। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस DNA का RNA में रूपांतरण, RNA का DNA में रूपांतरण, RNA की एक श्रृंखला बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे है RNA का DNA में रूपांतरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 और मैचिंग करनी है। विटामिन E से रतौंधी होती है, C से स्कर्वी होती है, B1 से बेरी, D से रिकेटस, यानी 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 733। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण, ठीक है। और आपका अतिरिक्त गुणसूत्र 21, अतिरिक्त गुणसूत्र 13 और अतिरिक्त गुणसूत्र कोई नहीं। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइमेसी 21 के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अग्नाशय, पसीना ग्रंथि या आपकी
कौन सी है? आपकी प्यूटरी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत के तौर पर जानी जाती है, जो 1.2 से 1.5 किलोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2023 में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया गया? तो नॉर्मन ई बोरलॉग लक्ष्मण सिंह को, मनोरंजन साहू को, स्वाति नायक को, मुक्तामणि देवी को। तो ये पुरस्कार जिसे दिया गया है वो है डॉक्टर स्वाति नायक को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्या है 137? देखते हैं हम लोग। भारत के कृषि संस्थान हैं और कहाँ पर हैं इसके बारे में मिलाना है। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान यदि हम बात करें, शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है और ये आपका शिमला में है। तो यानी 3 1 4 2 यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्या है? तवाल होल पुअन वस्त्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से। तो ये जो वस्त्र है वो आपका मिजोरम से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ग्रीन प्रिंटिंग रिपोर्ट संदर्भ में कथन सही होगा? पहला, GRIHA केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, यह डिज़ाइन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक हरित भवन प्रणाली है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला गलत जबकि दूसरा सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 140। जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार शुरू किया गया। तो ये नवाचार शुरू किया गया था 2011 में। नेक्स्ट है 141। वह एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने की जो विधि है वो क्या होती है? दूसरी फसल उगाना कहा जाता है रिले कृषि, पंक्ति इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग या गली क्रॉपिंग। तो इसे कहा जाता है रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो ये जो उपयोग जिसका नहीं किया जाता है वो है आपके शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। रियो +20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 92 में, 72 में, 12 में और 2 में। तो ये जो आयोजित किया गया था ये मित्रों किया गया था आपका 1972 में। रियो +20 शिखर सम्मेलन 2012 में। कब किया गया था? 2012 में, 72 वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? हिस्सा है राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, सौर मिशन। ये सारे के सारे आते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किगली संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका लक्ष्य 2047 तक हाइड्रोक्लोरोकार्बन की खपत पर 80% से अधिक कमी लाई गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ऐसी बात की गई है, यानी ऑप्शन ये सही 2 यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है,
यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है और 1 जनवरी 2019 से लागू कर दी गई है। रॉटरडम अभिसमय का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण को मानवीय गतिविधियों से बचाना है। 1989 में अपनाया गया था। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ रसायनों कीटनाशकों के लिए पूर्व सहमति संबंधित है, ये बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है और देखना है कौन सा सही है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय और मानस। तो यहाँ पर यदि मानस की बात करें तो मित्रों मानस जो है वो आपका असम में है, पहले यही मिला लें। मानस जो है वो आपका कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करेंगे तमिलनाडु की तो मित्रों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मुदुमलाई, अरुणाचल प्रदेश, मेलिंग। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो मेलिंग है। ठीक है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि हम बात करें तो वो तमिलनाडु में है और ये तेलंगाना में है मृगवानी, यानी 2143 यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 60, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। वह प्रावधान की संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सम्मानित उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है यदि हम बात करें तो ये है आपके 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। राज्य विधानमंडल विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति कर सकती है, तो राज्य विधानमंडल विधान का समाप्ति और उसका उत्पादन कर सकती है, तो वो है आपका 49, 69, 212 या 249। तो ये है आपका 2169 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के UPPCS के मॉडल टेस्ट संख्या 13 को सोल्व किया। ठीक है, और एक और इसके पेपर बचे हैं UPPCS के लिए, तो शेष पेपर जो 2 हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे जैसे ही वो पेपरों का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही मित्रों आप मन लगा के पढ़ाई करिए, और इसके अलावा UPPCS जो एग्ज़ाम आने वाला है इसको देखते हुए हम अन्य संस्थानों के भी पेपर सॉल्व करा रहे हैं। और अगले संस्थान के रूप में हमने GS वर्ल्ड को लिया है, क्योंकि दृष्टि और ध्येय और संस्कृति के हम और लोग ऑलरेडी ये पेपर सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे संस्थाओं के मॉडल टेस्ट पेपर आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे और इसका लाभ आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में ज़रूर दिखाई देगा। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। धन्यवाद। जय हिंद।